दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार आज आपको यहाँ पर पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में। इलेक्ट्रिक वाहन का नाम आपने अवश्य ही सुना होगा, आपने में भी हो सकता है कि आपने ख़रीदा भी होगा या आपके दोस्त मित्र में कोई ना कोई इसे अवश्य ही परचेज किए होंगे। में भी इलेक्ट्रिकल स्कूटी, इलेक्ट्रिक बाइक भी बाज़ार में आ चुका है। इलेक्ट्रिक तिपहिया गाड़ी तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसके अलावा कार भी आ चुका है, इलेक्ट्रिक बस भी आ चुका है। आखिर इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है? क्योंकि दुनिया भर की सरकारों के द्वारा इसको प्रमोट किया जा रहा है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या इसके कोई नकारात्मक पहलू भी है, उस पर भी आज हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले दोस्तों आपको एक बात समझना होगा, अंतर्दहन इंजन और बाह्य दहन इंजन क्या होता है। कोई भी सामान्य इंजन से संबंधित जो गाड़ी है, जैसे कि बाइक हो गया, स्कूटी हो गया, जो पेट्रोल और डीजल से चलता हो, वो अंतर्दहन इंजन का एग्जाम्पल है। आगे अब हम लोग बात करते हैं बाह्य दहन इंजन का। पुराने समय की जो रेलगाड़ियाँ होती थी, जो वाष्प से चलती थी, वाष्प से चलने का इन द सेंस कि कोयला को जलाया जाता था, पानी को गर्म किया जाता था, वहाँ वाष्प बनता था और वाष्प की शक्ति से रेलवे इंजन चलता था, वो बाह्य दहन इंजन का एग्जाम्पल है। तो आपने ये समझ लिया कि अंतर्दहन इंजन और बाह्य दहन इंजन क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में, इसका क्या मैकेनिज़्म है, तो इसका मैकेनिज़्म है मोटर प्लस बैटरी। इसमें मोटर होता है और बैटरी भी एक होता है, और जो मेन फीचर बैटरी का ही होता है। कहीं भी आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने जाते हैं तो लगभग 50% जो कीमत होता है वो बैटरी का ही होता है। तो यहाँ बैटरी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि बैटरी में केमिकल एनर्जी स्टोर होता है, रासायनिक ऊर्जा स्टोर होता है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में वहाँ से निकलता है और मोटर को वो चलाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिक वाहन के चलने का, चाहे वो 3 पहिया वाला वाहन हो या 4 पहिया वाला हो या 2 पहिया वाहन हो। प्रिंसिपल यही है, सिद्धांत यही है। अब सवाल ये आता है कि ये जो बैटरी है, बैटरी किसका बना होता है। तो देखिए, प्रारंभ में जो बैटरी हुआ करती थी वो लेड एसिड का बना होता था। शुरुआत में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल होता था वो लेड एसिड का बना होता था। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल पहले नहीं था। आपने अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे, पुराने वीडियो कुछ सर्च करेंगे तो 1930-40 में भी आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल दिख जाएंगे यूरोप में। तो उस समय सामान्यतः लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल होता था। अगर वर्तमान समय की बात किया जाए कि किस बैटरी का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक वाहन में, तो लिथियम आयन बैटरी का सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा सॉलिड स्टेट बैटरी का भी इस्तेमाल होता है कहीं कहीं किसी इलेक्ट्रिक वाहन में, जबकि निकेल मेटल हाइड्रेट बैटरी का भी इस्तेमाल होता है। यानी सामान्यतः 3 ऑप्शन है वर्तमान समय के इलेक्ट्रिक वाहन के बैटरियों के बारे में, लिथियम आयन, सॉलिड स्टेट और निकल मेटल हाइड्रेट। लेकिन मैक्सिमम में इस्तेमाल होता है लिथियम आयन बैटरी। एक बात आपको और पता होना चाहिए, हमारे देश में लिथियम आयन बैटरी का प्रोडक्शन न के बराबर है। मैक्सिमम जो लिथियम आयन बैटरी है हम इंपोर्ट ही करते हैं, यानी आयात ही करते हैं। दक्षिण कोरिया, चीन और पश्चिमी यूरोप के देशों से हम आयात पर निर्भर हैं। जहां तक लिथियम की पैदावार की बात है कि लिथियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहां होता है, आपके एग्जामिनेशन के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। तो लिथियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन दक्षिण अमेरिकी महादेश में होता है। एक डाटा को आप देख लीजिए, समझ लीजिए, 2025 तक भारत में $7 बिलियन का बाज़ार हो जाएगा इलेक्ट्रिक वाहनों का। यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना है। बहुत सारी नई नई कंपनियां अब यहाँ पर उभर कर सामने आने वाली हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन की आवश्यकता है ही। इलेक्ट्रिक वाहन का आवश्यकता क्यों है? ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए। जो सामान्य गाड़ी होता है, जो सामान्य व्हीकल्स होते हैं, वहाँ CO2 का उत्सर्जन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। CO2 करता क्या है, धरती के चारों तरफ एक आवरण बना लेता है, जिस वजह से धरती हमारा गर्म हो रहा है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो इसी से बचने के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल का प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी, लेकिन एक ऐसा चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूं जो शायद आपने नहीं सुना होगा, और यह आपके लिए जानना ज़रूरी है। आपने ये तो समझ लिया कि इलेक्ट्रिकल वाहन क्यों आया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से हमें लड़ना है, हमें CO2 का उत्सर्जन कम करना है। अब दोस्तों थोड़ा सा बात कर लेते हैं एलन मस्क के टेस्ला के बारे में। एलन मस्क की टेस्ला जो है इलेक्ट्रिक कार है, और टेस्ला भारत में अभी तक कुछ लोगों के पास आ चुकी है। टेस्ला कंपनी का ये कहना है कि हम भारत में पहले बड़े पैमाने पर अपने कार को उतारेंगे, उसके बाद भारत में हम अपना टेस्ला का निर्माण शुरू कर देंगे। जबकि भारत सरकार का कहना है कि आप व्यापक पैमाने पर अपने कारों को बाजार में यहाँ नहीं उतार सकते हैं, पहले आपको यहाँ पर
कार को बनाना स्टार्ट कर देना होगा। इसी वजह से बड़े पैमाने पर टेस्ला की गाड़ियां हमारे देश में नहीं आ रही हैं, यानी बाज़ार में नहीं आ रही हैं। कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों के पास टेस्ला की गाड़ियां हैं। अब मुद्दा पर आते हैं। टेस्ला कार के बैटरी बनाने में जितना कार्बन डाइऑक्साइड का खर्च होता है उतना कार्बन डाइऑक्साइड 10 बाइक अपने पूरे जीवन काल में खर्च करता है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक वाहन इसीलिए लाया गया है ताकि CO2 का उत्सर्जन ना हो। इलेक्ट्रिक वाहन को क्यों लाया गया है? इलेक्ट्रिक वाहन को इसलिए लाया गया है ताकि CO2 का उत्सर्जन ना हो। लेकिन साथ ही साथ आप ये देख रहे हैं कि लिथियम आयन बैटरी के निर्माण में बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है। टेस्ला कार के बैटरी बनाने में जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है उतना 10 बाइक अपने पूरे जीवन काल में उत्सर्जन करता है। तो समझ सकते हैं कितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है लिथियम आयन बैटरी के निर्माण में। तो यहाँ पर जो तकनीक है, यहाँ पर जो प्रौद्योगिकी है बैटरी के निर्माण में, उसको सुधारने की ज़रूरत है। नहीं तो फ़ायदा क्या हुआ आखिर? आप समझ रहे हैं ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। वाई, क्यों इलेक्ट्रिक वाहन? इसलिए इलेक्ट्रिक वाहन क्योंकि हम ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निजात दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगा इलेक्ट्रिक वाहन का, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन से CO2 निकलता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं ना। अगला, 2030 तक भारत सरकार का उद्देश्य है कि जितनी भी गाड़ियां हैं सड़कों पर उसमें 30% इलेक्ट्रिक वाहन को कर दिया जाना चाहिए, जो अच्छा भी कदम है। इसके अलावा चूँकि जो नॉर्मल व्हीकल्स होता है जो पेट्रोल और डीजल पे चलता है, इसके लिए विदेशों से, ख़ास तौर पे खाड़ी देशों से हमें कच्चा पेट्रोलियम मंगवाना पड़ता है, जिसके लिए भारी भरकम धनराशि का खर्च करना पड़ता है। उसमें बचत आ जाएगा क्योंकि 2030 तक 30% जो गाड़ियाँ होंगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही होगा। पहल, भारत सरकार की तरफ से क्या कोशिश किया गया है आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ई अमृत COP26 का सम्मेलन हुआ था स्कॉटलैंड ग्लासगो में, वहाँ पर ई अमृत को लॉन्च किया गया। ई अमृत एक पोर्टल है जहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ दी गई है। अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह लेना है और उसके बारे में कुछ और भी आप जानकारी जानना चाहते हैं तो आप ई अमृत पोर्टल पर जाकर सारा जानकारी हासिल कर सकते हैं। फेम 2 क्या है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल से जुड़ा हुआ सब्सिडी भारत सरकार दे रहा है, और अगर आप भी इस सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं तो फेम 2 के पोर्टल पर जाइए, आपको सारा का सारा जानकारी वहां पर मिल जाएगा। इसके तहत भारत सरकार का उद्देश्य है 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया में कार और बस दोनों, इसको बढ़ावा दिया जाए ताकि ये जो लक्ष्य है 2030 तक 30% इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स करने का वो पूरा हो सके। इसरो ने क्या किया है दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में इसरो ने स्वदेश निर्मित पहला लिथियम आयन बैटरी का टेस्टिंग किया और उसमें उसको सफलता भी मिला। अब उसको वो कमर्शियलाइज्ड कर दिया है, यानी कि भारत में भी अब लिथियम आयन बैटरी स्टार्ट होने वाला है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि लिथियम आयन बैटरी के लिए हमारा देश दक्षिण कोरिया, चीन और पश्चिमी यूरोप के देशों पर निर्भर है। तो इसरो के द्वारा जो ये स्टार्ट किया गया है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आगे हम लोग देखते हैं चुनौतियों के बारे में कि आखिरकार इलेक्ट्रिकल व्हीकल से जुड़ी हुई अवसंरचना में क्या चुनौती है, यानी पूरा का पूरा जो ढांचा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल का कहाँ निर्माण होगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का कहाँ चार्जिंग होगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का कहाँ रिपेयरिंग होगा। इसके लिए पूरा ढांचा चाहिए ना। हर शहर में ये व्यवस्था होना चाहिए कि चार्जिंग स्टेशन भी हो और मरम्मत का भी कोई ना कोई सेंटर होना चाहिए, और वो सारा जानकारी मोबाइल पर भी दर्ज हो, क्योंकि इसके बिना इलेक्ट्रिकल वाहन को ऑपरेट करना मुश्किल है। अब जैसे कोई दिल्ली से कोई पटना आ रहा है इलेक्ट्रिकल वाहन से, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल वाहन का जो चार्जिंग है इतना लंबा नहीं हो सकता, वो बीच में डिस्चार्ज होगा ही, तो चार्जिंग स्टेशन वगैरह बीच में चाहिए, मोबाइल पे सारा जानकारी चाहिए। तो ये सब जो सिस्टम है इसके लिए एक रेगुलेटर चाहिए। रेगुलेटर यानी जो सबको कंट्रोल कर सके, जो अपने अंडर कंट्रोल इन सारी चीज़ों को करा सके, तो इसका कमी है। इसके अलावा अनिवार्यता नहीं यहाँ पर मैंने लिखा है। इसका मतलब ये हुआ भारत सरकार ने बहुत सारे नियम बना दिए हैं कि, और राज्य सरकारों के द्वारा भी बहुत सारा नियम बना दिया गया है, लेकिन जो सरकारी एजेंसियां हैं जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंतर्गत काम कर रही हैं उनको अनिवार्य नहीं किया गया है कि तुमको ये काम करना ही करना है। अनिवार्य करना जरूरी है ना दोस्तों। अब थोड़ा सा हम समझते हैं डिस्कॉम के बारे में। डिस्कॉम क्या होता है? डिस्कॉम का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। बिजली का पैदावार, मान लिया कि एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, बाढ़ में हुआ, बाढ़ से बिजली पटना शहर के बाहर तक पहुँचा, ठीक है,
तारों के द्वारा और इलेक्ट्रिसिटी वायर के द्वारा, और वहाँ पर एक कंपनी है, उस कंपनी का काम क्या है, पूरे पटना शहर में बिजली को फैलाना, बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो कंपनी करता है उसको डिस्कॉम कहा जाता है। अब ज़रा ये समझिए डिस्कॉम का यहाँ पर क्या भूमिका है। डिस्कॉम का भूमिका यहाँ पर ये है कि भारत सरकार ने डिस्कॉम को एक दिशा निर्देश दिया है कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग अवसंरचना का आप निर्माण करें, यानी जगह जगह पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का आप निर्माण करें। लेकिन यहाँ पर अनिवार्यता का तत्व नहीं है, यानी कि एक होता है ना कि एकदम ऑर्डर देना कि डिस्कॉम तुमको ये काम करना है, तो ऐसा नहीं है, बस डायरेक्शन दिया गया है कि हाँ आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ढिलाई। तो आवश्यकता इस बात का है कि डिस्कॉम के लिए ई चार्जिंग अवसंरचना का निर्माण करना और उसके लिए भूमि आवंटन वगैरह करना ये अनिवार्य कर दिया जाए, ये जिम्मेदारी 100% दे दिया जाए डिस्कॉम को। वित्त पोषण का भी समस्या है। अगर आप नॉर्मल गाड़ी के लिए बैंक जाते हैं, बैंक से आप ऋण लेते हैं, तो वहाँ जो ब्याज दर है, यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन, पेट्रोल और डीजल इंजन के लिए जो ऋण उपलब्ध है बैंकों में, उससे कहीं ज़्यादा ब्याज लगता है अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन के लिए ऋण लेते हैं। तो इस सिस्टम में सुधार करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक वाहन लेते हैं तो बैंकों के द्वारा कहा जाता है कि आप जल्दी से जल्दी पैसा का भुगतान करें, तो ये सिस्टम भी तो सही नहीं है, इस सिस्टम में भी सुधार करने की आवश्यकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है नीति आयोग और RMI, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट USA का है, आपको पता ही होगा, रॉकी माउंटेन USA में है। तो नीति आयोग और RMI ने एक रिपोर्ट जारी किया है, बैंक्स ऑन इलेक्ट्रिक व्हील्स इन इंडिया। आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है कि बैंक्स ऑन इलेक्ट्रिक व्हील्स इन इंडिया नामक रिपोर्ट किसने जारी किया, तो ये रिपोर्ट जारी किया गया है नीति आयोग और RMI के द्वारा। इस रिपोर्ट में क्या खासियत है ज़रा वो समझिए। अभी मैंने आपको ये बताया कि अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन के लिए ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं बैंकों से, तो ब्याज का दर काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो नॉर्मल व्हीकल्स है, यानी कि जो अंतर्दहन इंजन वाले जो गाड़ियां हैं, पेट्रोल डीजल वाले, उनके तुलना में ज़्यादा मुश्किल है इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित लोन लेना, ऋण लेना। तो इसके लिए RBI को एक सुझाव दिया गया है नीति आयोग और RMI के द्वारा कि इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित जो ऋण है, जो लोन है, उसको प्राथमिकता क्षेत्रक उधारी यानी PSL में शामिल कर दिया जाए। इससे होगा ये कि इसके लिए जो ऋण है काफ़ी आसानी से और कम ब्याज दर में मिल पाएगा। तो एक जानकारी आपको अवश्य ही होगा कि अगर कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी लेते हैं तो वहाँ पर लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता नहीं है और इंश्योरेंस की भी आवश्यकता नहीं है। पॉल्यूशन का तो आवश्यकता ऐसे ही नहीं रहेगा, यानी कागजात की आवश्यकता नहीं है अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटी या इलेक्ट्रिक बाइक लेते हैं। साथ ही साथ एक कंडीशन भी है कि वहाँ जो बैटरी यूज होगा उसका पावर 250 वाट या उससे कम होना चाहिए। ये एक शर्त है, ये एक कंडीशन है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है बैटरी स्वैपिंग। ये क्या होता है ज़रा इसको समझिए। इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित एक जो बहुत बड़ी समस्या है जिसके बारे में आपको पता ही होगा कि चार्जिंग में बहुत ज़्यादा समय लगता है। जो लोग घर पे अपने स्कूटी को चार्ज कर रहे हैं तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मान लिया कि आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, और आपको दिल्ली जाना है तो जाहिर सी बात है बीच में आपको चार्जिंग भी करना होगा। तो चार्जिंग में अच्छा खासा दोस्तों समय लगता ही लगता है। नॉर्मली अगर बात किया जाए तो 3-4 घंटा का तो समय लग ही जाएगा। अमेरिका में जो टेक्नोलॉजी अभी चल रहा है वहाँ 45 मिनट में भी चार्जिंग हो रहा है, लेकिन हमारे देश में चार्जिंग का समय इससे कहीं ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस है। इसी बीच एक कॉन्सेप्ट है बैटरी स्वैपिंग का, यानी कि रिमूवेबल, यानी कि आप चार्जिंग स्टेशन के पास जाओगे, वहाँ आपके गाड़ी में से बैटरी को निकाल लिया जाएगा, उसके बदला एक दूसरा बैटरी जो चार्ज बैटरी है वो लगा दिया जाएगा। और यही है बैटरी स्वैपिंग। यानी जिस तरीके से गैस सिलेंडर में होता है कि आप खाली गैस सिलेंडर लेके जाते हैं और कुछ पैसा पे करते हैं और भरा हुआ गैस सिलेंडर लेके आ जाते हैं, तो सेम टू सेम बैटरी स्वैपिंग भी ऐसा ही है। रिमूवेबल बैटरी इसको आप बोल सकते हैं कि आपके गाड़ी का बैटरी को निकालकर चार्ज बैटरी है उसको लगा दिया जाएगा। और अभी तक 2 पहिया और 3 पहिया वाहन के लिए ही बैटरी स्वैपिंग का सिस्टम उपलब्ध है। तो ये भी एक समस्या है कि 4 पहिया वाहन के लिए अभी तक ये टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं अभाव है। तो बैटरी का स्वैपिंग 2 पहिया और 3 पहिया वाहन के लिए ही होता है। समस्या भी है। अब आप कहिएगा समस्या क्या है? समस्या है आपूर्ति का। मैंने शुरू में ही बताया कि हमारे देश में लिथियम आयन बैटरी जो अच्छे क्वालिटी का है
उसका विनिर्माण सामान्यतः नहीं होता है, उसको बाहर से मंगाना पड़ता है। तो जो बैटरी स्वैपिंग स्टार्ट होगा तो बहुत ज़्यादा बैटरी की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे देश में स्वदेशी तकनीक से इसको विनिर्मित करना, लिथियम आयन बैटरी का निर्माण करना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। हालांकि इसरो के द्वारा एक कोशिश अवश्य शुरू हो चुका है। न्यूज़ में ऐसा अवश्य ही सुना होगा कि फलाने इलेक्ट्रिक वाहन में आग लग गया। आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण ये होता है कि आग एक्चुअली बैटरी में ही लगता है। अब बैटरी का अगर रख रखाव आप अच्छा से नहीं करोगे, आपने जो बैटरी यूज़ किया है अपने गाड़ी में वो अच्छे क्वालिटी का नहीं है, तो आग लगने की संभावना उसमें रहता है, उसमें विस्फोट होने की संभावना रहता है। और चार्जिंग भी दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए, यानी ओवर हीटिंग करके जब वो बैटरी गर्म होने लगे तो चार्जिंग को बंद कर देना चाहिए। ये सब भी बात आपको पता होना चाहिए। यानी जो भी इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदते हैं उसके इस्तेमाल के बारे में पूरा जानकारी उनके पास अवश्य ही होना चाहिए और उसका रख रखाव भी अच्छे तरीके से होना चाहिए, क्योंकि बैटरी जैसे ही गर्म होता है उसको ठंडा करना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो जो ड्राइवर हैं, जो इसको रन कर रहे हैं, जो चला रहे हैं इलेक्ट्रिक वाहन को, उनके लिए तो ये जानकारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। कि विस्फोट के बहुत सारे मामले सामने आए हैं, तो ऐसे में भारतीय मानक ब्यूरो ने एक जांच दल गठित कर दिया है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर समस्या कहाँ है। क्योंकि अगर समस्या को जानेंगे नहीं तो समस्या का समाधान कैसे होगा। किसी भी नॉर्मल बैटरी की तरह लिथियम आयन बैटरी में भी एनोड और कैथोड होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। लिथियम आयन के मूवमेंट की वजह से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होता है। लिथियम धातु काफ़ी हाईली रिएक्टिव होता है। लिथियम Li, इसका परमाणु संख्या 3 है, आपको पता ही है। ये चूँकि इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, चार्जिंग के दौरान कभी कभी क्या होता है, एनोड के पास लिथियम धातु इकट्ठा हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर शॉर्ट सर्किट का भी समस्या आ जाता है। चार्जिंग के दौरान कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसके अलावा विस्फोट का एक और कारण है, वो भी आपको समझना होगा। जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर यूज होता है वो कभी कभी पिघल जाता है कुछ कारणों की वजह से। पिघलने के बाद बैटरी का टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। लिथियम आयन बैटरी का और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? इलेक्ट्रिकल वाहन में तो इस्तेमाल होता ही है, साथ ही साथ स्मार्टफोन में भी इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, लैपटॉप में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रोबोट में भी इसका इस्तेमाल होता है। बहुत सारे लोग इसके रिसाइकिल को लेकर के सवाल उठाते हैं कि इसका रिसाइकलिंग किस तरीके से होता है। यानी इलेक्ट्रिक वाहन में जब हम इसका इस्तेमाल किए, 4 साल 5 साल चला, उसके बाद इसका क्या यूज होगा? तो अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग दावा करती हैं। बहुत सारी कंपनियों का ये कहना है कि हम घरों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिक वाहन में इस्तेमाल के बाद कल कारखानों में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। इस वीडियो के अंत में हम ये देखते हैं कि लिथियम आयन बैटरी का निर्माण और लिथियम आयन बैटरी के अपघटन से संबंधित क्या क्या तथ्य हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। लिथियम आयन बैटरी के निर्माण में बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था टेस्ला कार बैटरी का एक एग्जाम्पल लेकर के, कि बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है जब लिथियम आयन बैटरी का निर्माण होता है, एक्सेस होता है। और उससे जुड़ा हुआ जो टेक्नोलॉजी है उसको सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन लिथियम आयन बैटरी को बनाने में ही हो जाएगा तो फिर फ़ायदा क्या है? जो हमारा उद्देश्य है कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन न हो, उस लक्ष्य से तो हम भटक ना जाएंगे, क्योंकि इसके निर्माण में ही बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है। तो इससे संबंधित टेक्नोलॉजी को सुधारने की नितांत ही आवश्यकता है। इसके अलावा लिथियम माइनिंग, लिथियम के बारे में आपको एक बात पता होना चाहिए। मैंने बताया भी था कि दक्षिण अमेरिकी महादेश में सबसे ज़्यादा लिथियम पाया जाता है। लिथियम को खदानों से जब निकाला जाता है, लिथियम को अलग किया जाता है, उस समय पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जल का बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसको लिथियम माइनिंग कहते हैं। यानी माइन से लिथियम को निकालने का प्रक्रिया आप एक फ़ोटो के माध्यम से देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। लिथियम माइनिंग से जल प्रदूषण की समस्या होती है, मिट्टी से पॉल्यूटेड होता है, साथ ही साथ हवा भी इससे प्रदूषित होता है। लिथियम आयन बैटरी का डिकम्पोजिशन, यानी इसका अपघटन मिट्टी और पानी में न हो, इसको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी का अपघटन यानी उसका डिकम्पोजिशन अगर मिट्टी और पानी में किया जाए तो मिट्टी और पानी जहरीला बन जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। तो इसको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ये जो जिम्मेदारी है सिर्फ सरकारों की ही नहीं है, ये हमारी और आपकी भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल आने वाले समय में बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो आपको अभी से ही इन चीज़ों की जानकारी भी होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको ध्यान भी रखना होगा इन सब चीज़ों का।